हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? होप सब अच्छे होंगे। तो जैसा कि हमने अपनी लास्ट वीडियो के अंदर रूरल कंज्यूमर बिहेवियर स्टार्ट किया था, तो उसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। तो आज हम रूरल कंज्यूमर बिहेवियर को कौन कौन से फैक्टर्स इफ़ेक्ट करते हैं वो स्टडी करेंगे। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। सबसे पहला जो फैक्टर है जो रूरल कंज्यूमर बिहेवियर को इफ़ेक्ट करता है वो है इकोनॉमिक फैक्टर्स। इकोनॉमिक फैक्टर्स के अंदर जो हमारी इकोनॉमिक सिचुएशन होती है वो कौन कौन सी चीज़ों से डिक्टेट होती है या कॉन्स्टिट्यूट होती है। वो होती है डिस्पोजेबल इनकम, सेविंग, डेब्ट्स, क्रेडिट वर्दिनेस, ये सब। अब ये सारे फैक्टर्स कैसे एक रूरल कंज्यूमर बिहेवियर को इफ़ेक्ट करते हैं। हमने जब अपनी रूरल कंज्यूमर बिहेवियर स्टार्ट किया था, रूरल कंज्यूमर बिहेवियर होता क्या है कि वो सारे फैक्टर्स, एक्शंस, उन सबको स्टडी करना जो एक बाइंग बिहेवियर को डिटर्मिन करते हैं। तो अब उन बाइंग बिहेवियर को, कंज्यूमर के बाइंग बिहेवियर को कौन कौन से फैक्टर्स इफ़ेक्ट करते हैं वो हम स्टडी कर रहे हैं। तो सबसे पहली जो फोर्स है दैट इज़ इकोनॉमिक फैक्टर। और इकोनॉमिक फैक्टर के अंदर हम जो स्टडी करेंगे वो है परचेजिंग बिहेवियर, परचेजिंग पावर, अवेलेबिलिटी ऑफ फाइनेंस और सेविंग हैबिट्स। ये सब चीज़ें किस तरीके से रूरल कंज्यूमर बिहेवियर को इफ़ेक्ट करती है और उनका जो परचेजिंग डिसीज़न है वो किस तरह से किसी पर्टिकुलर चीज़ को क्या सोचकर परचेज करते हैं, वो सब हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले है परचेजिंग पावर। परचेजिंग पावर क्या है, जिसको हम बाइंग पावर भी बोलते हैं। ये बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है किस चीज़ में? चॉइस ऑफ प्रोडक्ट में। जब भी मैं कोई भी प्रोडक्ट चूज़ कर रही हूँ बाय करने के लिए, उसके लिए जो परचेजिंग पावर है वो बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अब जो परचेजिंग पावर है रूरल एरियाज़ की, वो क्या है? अनप्रिडिक्टेबल है। क्योंकि वो रूरल एरियाज़ के लोग जो मेनली डिपेंड करती है, उनकी सारी की सारी इनकम वो एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड करती है। और जो एग्रीकल्चर इनकम है वो वेरी करती है। तो अनप्रडिक्टेबल होने की वजह से, ठीक है, इट लीड्स टू वेरिएशन इन द डिमांड फॉर द प्रोडक्ट। तो रूरल एरियाज़ के लोगों की डिमांड के ऊपर इस चीज़ का क्या आता है? इफ़ेक्ट आता है। तो सबसे पहले एक मार्केटियर को परचेजिंग पावर को कंसिडर करना पड़ेगा जब भी कोई भी प्रोडक्ट वो लॉन्च करने जा रहा है मार्केट के अंदर। तो परचेजिंग कन्वीनियंट कैसे होगी रूरल एरियाज़ की लोगों के लिए? सपोज आई एम अ मार्केटियर एंड आई वांट टू लॉन्च अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट इन रूरल एरियाज़। मैं रूरल एरियाज़ के लोगों के लिए वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट बना रही हूँ। तो मैं वो रूरल एरियाज़ के लोगों के लिए मेरे हिसाब से स्मॉल पैकिंग्स में या स्मॉल यूनिट्स में बनाना ज़्यादा सही होगा, क्योंकि परचेजिंग पावर अर्बन एरिया के मुकाबले रूरल एरियाज़ की क्या है? कम है। क्यों कम है? क्योंकि उनकी जो इनकम है वो क्या करती है? वेरी करती है। और वेरी इनकम क्यों करती है? क्योंकि मैक्सिमम लोगों की ऑक्यूपेशन कौन सी है? एग्रीकल्चर है। और एग्रीकल्चर इनकम क्या है? सीजनल होती है। वो सीजनल इनकम को उनको पूरा साल चलाना होता है। नेक्स्ट इज़ अवेलेबिलिटी ऑफ फाइनेंस। अब अगर मैं पिछले डिकेड्स की बात करूँ तो जो बैंकिंग फैसिलिटी थी, इट वाज आउट ऑफ द रीच ऑफ द फार्मर्स। वो फार्मर्स की रीच के क्या थी? बाहर थी। लेकिन अगर हम करंट स्केनेरियो की बात करें तो जो बैंकिंग है दैट इज़ रीचिंग आउट टू द डोर स्टेप्स ऑफ मोर एंड मोर फार्मर्स। अब आप डे बाय डे देखिए कि जो मैक्सिमम बैंक्स की ब्रांचेस रूरल एरियाज़ में भी ओपन होनी स्टार्ट हो गई है, चाहे वो प्राइवेट बैंक्स हो चाहे वो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हो। तो फाइनेंस अब पिछले कुछ एक सालों की बात करें तो फाइनेंस अब रेडिली अवेलेबल है और क्रेडिट फैसिलिटीज़ भी रेडिली अवेलेबल है। अब उनको जो इंडिजीनियस हमारे आप कह लीजिए फाइनेंसर्स होते थे, उनके ऊपर डिपेंड नहीं होना पड़ता। अब बैंकिंग सेक्टर भी पहुंचता जा रहा है डे बाय डे रूरल एरियाज़ में। तो आप ये कह सकते हैं कि अगर मैं पास कैनेरियो की बात करूँ, करंट में जो फाइनेंस फैसिलिटी है, जो फाइनेंस की फैसिलिटी है वो रूरल एरियाज़ तक पहुंच रही है। तो मार्केटियर्स के लिए ये क्या है? एक पॉजिटिव आप कह लीजिए इंडिकेशन है कि वो अपना जो अगर उनको कोई भी अपना बिजनेस एक्सपैंड करना है तो वो इजीली अब क्या कर सकते हैं? एक्सपैंड करने के बारे में सोच सकते हैं रूरल एरियाज़ के अंदर।
सेविंग हैबिट्स। और अगर हम सेविंग हैबिट्स की बात करें, ये भी हमारे कंज्यूमर के बाइंग बिहेवियर को इफ़ेक्ट करता है। कैसे इफ़ेक्ट करता है? अब रूरल एरियाज़ के लोग, सेफ्टी उनके लिए बहुत ज़्यादा, आप कह लीजिए कि मेन स्टेक पे लेकर चलते हैं। उनको रिस्क लेना इतना पसंद नहीं है, वो सेफ्टी को ज़्यादा, आप कह लीजिए, इम्पॉर्टेंस देते हैं। अब सेविंग हैबिट्स की अगर बात करें तो रूरल एरियाज़ के जो लोग हैं, दे आर मोर फोकस्ड टुवर्ड फिक्स डिपॉजिट्स एंड स्मॉल सेविंग्स इन बैंक्स और पोस्ट ऑफिस, क्योंकि पोस्ट ऑफिस भी वहाँ पर अवेलेबल होते हैं और बैंक्स में भी वो फिक्स डिपॉजिट्स में सेव करना ज़्यादा पसंद करते हैं। और जो भी वो क्रेडिट वगैरह के ऊपर भी उनको परचेज़ करना पसंद नहीं है, क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर हम उधार पे ख़रीदेंगे तो उनकी जो रेपुटेशन है और स्टेटस है वो क्या होएगा, डाउनफॉल उसमें भी आएगा। तो जो रूरल एरियाज़ के लोग हैं वही है कि वो सेव करना पसंद करते हैं, और सेविंग्स भी किस में करते हैं, वो फिक्स डिपॉजिट्स में करते हैं। और पोस्ट ऑफिस में भी आपको पता है, पोस्ट ऑफिस में भी वो सेविंग्स करते हैं। तो ये सब चीज़ों को भी एक मार्केटियर को ध्यान में रखना पड़ेगा जब भी वो एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करेगा, ठीक है। तो मेन यही है कि उसको बल्क पैकिंग के ऊपर भी इतना इम्पोर्टेंस नहीं देना चाहिए। स्मॉल पैकिंग, स्मॉल सैशे, स्मॉल यूनिट्स में जो चीज़ें अवेलेबल हैं उनके ऊपर ध्यान देना चाहिए। और अगर सपोज़ हम कोई भी फाइनेंस कंपनी है, अगर वो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट कोई लॉन्च करना चाह भी रही है रूरल एरियाज़ के लोगों के लिए, तो उसे ऐसा इंस्ट्रूमेंट लॉन्च करना चाहिए, ऐसा प्लान लेकर आना चाहिए जिसमें रिस्क कम हो, सेफ्टी ज़्यादा हो, क्योंकि रूरल कंज्यूमर्स तभी वो चीज़ क्या करेंगे, बाय करेंगे। ये तो थे इकोनॉमिक फैक्टर्स जो जो कि कंज्यूमर बिहेवियर को क्या करते हैं, रूरल कंज्यूमर बिहेवियर को इफ़ेक्ट करते हैं। नेक्स्ट कम सोशल फैक्टर्स। अब सोशल फैक्टर्स के अंदर आ जाते हैं हमारे, जैसे फैमिली हो गया, रेफरेंस ग्रुप हो गया, इनका भी बहुत मेजर इम्पैक्ट होता है रूरल कंज्यूमर बिहेवियर के ऊपर। रूरल एरियाज़ के लोग मोस्ट ऑफ द डिसीज़न, जब भी उन्होंने कोई प्रोडक्ट परचेज़ करना है, ठीक है, तो वो किसके कलेक्टिवली किसके साथ लेते हैं, फैमिली के साथ, अपने रेफरेंस ग्रुप के साथ हो गया, ये सब चीज़ों के साथ वो सलाह मशवरा कर कर ही कोई ना कोई चीज़ को क्या करते हैं, बाय करते हैं। तो एक मार्केटियर को, ठीक है, इन फैक्टर्स को भी, इन फोर्सेस को भी कंसिडर करना चाहिए व्हेन ही स्टडिंग रूरल कंज्यूमर, और या कोई प्रोडक्ट लॉन्च करना है तो ये सारी फोर्सेस को उसको ध्यान में रखना चाहिए। अब फैमिली स्ट्रक्चर, सबसे पहला जो सोशल फैक्टर है दैट इज़ फैमिली। फैमिली के अंदर, रूरल एरियाज़ के अंदर जो फैमिली है, इट हैज़ अ ग्रेट इन्फ्लुएंस ऑन परचेज डिसीज़न, कि परचेज डिसीज़न के ऊपर फैमिली का बहुत ज़्यादा क्या होता है, इन्फ्लुएंस होता है। रूरल एरियाज़ के अंदर अभी भी देखा जाए जॉइंट फैमिलीज़ हैं, ठीक है, वैसे तो डे बाय डे न्यूक्लियर फैमिलीज़ होती जा रही हैं, बट फिर भी रूरल एरियाज़ के अंदर अभी भी जॉइंट फैमिलीज़ का ट्रेडिशन है। तो उनके अंदर भी जो हेड है, जो करता है फैमिली का, उससे सलाह मशवरा करके ही कोई ना कोई चीज़ बाय की जाती है। सो द मार्केटियर को रियलाइज करना चाहिए, ठीक है। और कोई भी अगर देखो, अगर तो फिर भी डेली नीड की चीज़ है, एफएमसीजी चीज़ है, चलो जैसे डेली लिविंग की चीज़ें हैं, एफएमसीजी जो प्रोडक्ट्स होते हैं, उनके लिए तो वो फिर भी इतना सलाह मशवरा नहीं करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर बात की जाए, अगर हम ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स की करें, या जो कि या जिनके ऊपर हाई इन्वेस्टमेंट इन्वॉल्व होती है प्रोडक्ट्स के लिए, तो उनके लिए फैमिली क्या करती है, मैटर करती है। तो वो फैमिली से सलाह मशवरा करके ही क्या करते हैं, पर्टिकुलर चीज़ को बाय करते हैं। तो जो रूरल कंज्यूमर्स हैं वो फैमिली से सलाह मशवरा करके ही क्या करते हैं, गुड्स परचेज करते हैं। तो मार्केटियर को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि इनकम ही नहीं है कि इनकम होगी तभी वो मेरा गुड परचेज़ करेंगे, नहीं, उनकी फैमिली की सलाह भी क्या करती है, मायने रखती है जब भी रूरल कंज्यूमर ने कोई ना कोई गुड परचेज़ करना है। तो मार्केटियर को हर पर्सन
को सोचते हुए ही एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को क्या करना चाहिए, मैन्युफैक्चर करना चाहिए, क्वालिटी बेस्ट देनी चाहिए, क्योंकि ये पैसे लगाने में बिल्कुल भी संकोच नहीं करते। इनको क्वालिटी चाहिए, सेफ्टी चाहिए, ये सब फैक्टर्स को मार्केटियर को ध्यान में रखना चाहिए जब भी वो रूरल एरियाज़ के लोगों के लिए प्रोडक्ट बना रहा है, क्योंकि तभी वो रूरल मार्केट को ईजीली कैप्चर कर पाएगा अगर इन सारी फोर्सेस को उसने अच्छे से स्टडी किया होगा। नेक्स्ट इज़ रेफरेंस ग्रुप। रेफरेंस ग्रुप भी एक इमर्जिंग सोशल फैक्टर है, ठीक है, जो क्या करता है, रूरल कंज्यूमर बिहेवियर को इफ़ेक्ट करता है। रेफरेंस ग्रुप भी हमारे पास दो तरह के होते हैं, एक होता है प्राइमरी ग्रुप, एक होता है सेकेंडरी ग्रुप। अगर हम प्राइमरी ग्रुप की बात करें तो ये वो ग्रुप होता है जहाँ पर रेगुलर और इनफॉर्मल इंट्रैक्शन होती रहती है, जैसे हमारे फैमिली हो गए, हमारे फ्रेंड्स हो गए, हमारे नेबर्स हो गए, ये सारे तो आ जाते हैं हमारे प्राइमरी ग्रुप्स जिनसे हमारी डेली बेसिस के ऊपर इंट्रैक्शन होती रहती है। दूसरा आता है सेकेंडरी ग्रुप। सेकेंडरी ग्रुप होता है जिनके साथ हमारी रेगुलर बेसिस के ऊपर इंट्रैक्शन नहीं होती, इनफॉर्मल इंट्रैक्शन नहीं होती, ठीक है। तो ये रेफरेंस ग्रुप भी क्या करते हैं, इफ़ेक्ट करते हैं। रेफरेंस ग्रुप से भी हमें पता लग सकता है किसी पर्टिकुलर चीज़ के बारे में, या सपोज़ मैंने अगर कोई चीज़ बाय करनी है, मेरे फ्रेंड ने वो चीज़ बाय की हुई, तो मैं अपने फ्रेंड से क्या ले लूँगी, सलाह ले लूँगी भी, हाँ भी मुझे वो चीज़ बाय करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बाय करके। नेबर से पूछ सकते हैं, फैमिली से पूछ सकते हैं, ये तो सारे प्राइमरी ग्रुप के अंदर आ जाते हैं। अगर हम बात करें सेकेंडरी ग्रुप के अंदर, तो सेकेंडरी ग्रुप के अंदर आ जाते हैं जैसे हमारे ओपिनियन लीडर्स हो जाते हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हो जाते हैं, तो इनसे भी सलाह लेकर ही रूरल कंज्यूमर क्या करते हैं, गुड्स को परचेज करते हैं। तो मार्केटियर को इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट है सोशल क्लास। सोशल क्लास हम किस बेसिस पर डिफ़ाइन करते हैं, जब हम किसी भी, जैसे हमारी पॉपुलेशन है उसको डिवाइड कर देते हैं किसके बेसिस के ऊपर, ऑक्यूपेशन के बेसिस के ऊपर, एजुकेशन के बेसिस के ऊपर, तो उसको हम सोशल क्लास बोलते हैं। अगर हम बात करें रूरल एरियाज़ में, तो रूरल एरियाज़ के अंदर सोशल क्लास को डिफ़ाइन करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है एज़ कम्पेयर्ड विद अर्बन एरियाज़, क्योंकि रूरल एरियाज़ के अंदर इनकम स्टेबल नहीं होती और ऑक्यूपेशन इज़ ऑल्सो नॉट सेम थ्रू आउट द ईयर। वाई सो, क्योंकि इनकम स्टेबल क्यों नहीं है रूरल एरियाज़ के अंदर, क्योंकि मैक्सिमम जो पॉपुलेशन है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, एग्रीकल्चर के ऊपर, और ऑक्यूपेशन भी सेम नहीं है, ठीक है, क्योंकि बीच में एग्रीकल्चर भी कर रहे हैं। जब वो फ्री होते हैं तो वो घर पर फ्री नहीं बैठते, उन्हें कोई भी काम मिलता है वो कर लेते हैं, चाहे वो एज अ लेबरर का काम मिले, कहीं पर भी कोई काम मिले तो रूरल एरियाज़ के लोग काम कर लेते हैं। इस वजह से रूरल एरियाज़ की क्लास को हम डिफ़ाइन नहीं करते कि रूरल एरियाज़ में अपर क्लास रहती है या लोअर क्लास रहती है। बट अगर हम फिर भी ओवरऑल लेकर चलें एज अ फैक्टर, एज अ फोर्स सोशल क्लास को, तो हम ये कह सकते हैं कि रूरल एरियाज़ के अंदर मीडियोकर फैमिलीज़ का सेगमेंट क्या है, ज़्यादा है, ठीक है। और मीडियोकर फैमिलीज़ एक मिडिल क्लास ग्रुप ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूट करता है रूरल एरियाज़ में। नो डाउट अपर क्लास भी होगा, लोअर क्लास भी होगा, लेकिन जो मैक्सिमम कॉन्स्टिट्यूएंसी है, जो मैक्सिमम सेगमेंट है, वो कौन सी क्लास का है, मिडिल क्लास फैमिली कह लीजिए आप, या मीडियोकर फैमिली का है। तो सोशल क्लास के अंदर मीडियोकर फैमिलीज़ ज़्यादा है, और मीडियोकर फैमिलीज़ भी किस तरह का प्रोडक्ट परचेज़ करेंगी, प्रीमियम प्रोडक्ट्स चाहेंगी, क्योंकि वो रोज़ रोज़ इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, वो डेली बेसिस पे परचेजेस नहीं कर सकते। उन्हें किस तरह का प्रोडक्ट चाहिए, क्वालिटी बेस्ड प्रोडक्ट चाहिए, ताकि एक बार ख़रीद लें और वो प्रोडक्ट उनका सालों साल चल जाए। तो इस तरह का प्रोडक्ट रूरल एरियाज़ के अंदर डिमांड करते हैं। नेक्स्ट इज़ रोल एंड स्टेटस। रोल एंड स्टेटस भी क्या करती है, कंज्यूमर बिहेवियर को इफ़ेक्ट करती है। अब रोल एंड स्टेटस, रोल होता क्या है कि किस तरह का बिहेवियर हम एक्सपेक्ट करते हैं किसी भी सोसाइटी के अंदर किसी एक पर्टिकुलर मेंबर से। अब रूरल एरियाज़ के अंदर भी हाई स्टेटस लोग भी हैं, मीडियोकर भी है, लोअर स्टेटस लोग भी हैं। जो हाई स्टेटस लोग वाले लोग हैं वो क्या करेंगे, दे ट्राई टू मेक साउंड परचेज डिसीज़न, वो साउंड परचेज डिसीज़न लेंगे और वो लोगों को भी रैशनल एडवाइस क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं। और
अगर हम और मार्केटियर को इन सब चीज़ों का क्या करना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए कि किस तरह के स्टेटस के लोग हैं, किस सोशल क्लास के लोग उस रूरल एरिया में रह रहे हैं, फैमिली और रेफरेंस ग्रुप का क्या प्रभाव पड़ रहा है रूरल कंज्यूमर के अंदर। और रोल एंड स्टेटस में हम ये भी कह सकते हैं कि अगर हम पास्ट डिकेड्स की बात करें, जो वुमेन थी वो इतनी ज़्यादा एम्पावर्ड नहीं थी, वुमेन से इतनी ज़्यादा सलाह मशवरा नहीं लिया जाता था जब भी कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट बाय किया जाता था। बट करंटली द स्कैनेरियो इज़ बीइंग चेंज्ड, स्कैनेरियो डे बाय डे चेंज होता जा रहा है। वुमेन भी एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रही हैं मेंस की तरह घर के इम्पॉर्टेंट डिसीजंस लेने में, चाहे वो बाइंग के रिलेटेड हो, चाहे वो एजुकेशन के रिलेटेड, किसी भी चीज़ के रिलेटेड हो। तो मार्केटियर को ये सब फैक्टर्स को ध्यान में रखना चाहिए कि किस तरह से जो रूरल कंज्यूमर है वो इफ़ेक्ट होता है। तो उन्हें सबको सेटिस्फाइड करके मार्केटियर को चलना चाहिए, सो एज टू कैप्चर मैक्सिमम पोर्शन ऑफ रूरल मार्केट। नेक्स्ट कम्स द सोशिएबिलिटी। नेक्स्ट इज सोशिएबिलिटी। सोशिएबिलिटी का मतलब क्या होता है? सोशिएबिलिटी मीन्स सोशली पर्सन कितने एक्टिव हैं, कितने ज़्यादा सोशल लेवल पे इंटरेक्ट कर रहे हैं। अगर हम बात करें रूरल एरियाज़ के लोगों की, तो रूरल एरियाज़ के लोग सोशली बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं। वो डेली बेसिस पर पर्सन से मिलते हैं, अपने नेबरहुड्स में, अपने फ्रेंड्स से। आपने मूवीज़ वगैरह में भी देखा होगा कि जैसे पर्सन्स हैं वो, उनकी विलेज चौपाल होती है, तो वहाँ पर बैठकर सब अपने डेली बेसिस पर बातों को, मैटर्स को डिस्कस आउट करते हैं और वहीं से उनको सॉल्यूशंस मिलते हैं। अगर कोई चीज़ उन्होंने परचेज़ करी है उसके बारे में डिस्कशंस होती हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि जो रूरल एरियाज़ के लोग हैं वो अवेयर्ड बहुत ज़्यादा हैं। क्यों अवेयर्ड बहुत ज़्यादा? क्योंकि वो सोशली बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं। तो एक मार्केटियर को इस बात का ध्यान रखना चाहिए, उसे घटिया क्वालिटी के प्रोडक्ट्स बिल्कुल भी रूरल एरियाज़ के अंदर नहीं लेकर आने चाहिए, क्योंकि जो रूरल एरियाज़ के लोग हैं वो सोशली एक्टिव हैं, उन्हें पता है क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है। तो कोई भी मार्केटियर उनको ईज़िली बेफूल नहीं कर सकता। ठीक है, तो मार्केटियर को ये सब फोर्सेस को ध्यान में रखना चाहिए कि कौन कौन सी फोर्सेस, कौन कौन से फैक्टर्स रूरल पर बाइंग बिहेवियर को क्या करते हैं, इफ़ेक्ट करते हैं। ये तो थे सोशल फैक्टर्स। नेक्स्ट इज कल्चरल फैक्टर्स। कल्चरल फैक्टर्स भी परचेजिंग डिसीजंस को क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करते हैं। हमारे रूरल इंडिया के अंदर जो परचेजिंग डिसीजंस हैं, दे आर हाईली influenced by customs, traditions, subcultures, etc. Rural consumers are being conservative in their outlook. अब देखिए, जो हमारे रूरल एरियाज़ के लोग हैं वो बहुत ज़्यादा उनके जो परचेजिंग डिसीजंस हैं, उनके कस्टम्स, उनके ट्रेडिशंस, उनके सब कल्चर्स, ये सब चीज़ें बहुत मायने रखती हैं। अगर उनके कल्चर में कोई चीज़ बोला गया कि नहीं होनी चाहिए, या उनका बिलीफ है कि ये चीज़ गलत है, वो और मार्केटियर वही चीज़ बेचने चला गया है रूरल एरिया के अंदर, तो मार्केटियर फेल हो जाएगा। क्योंकि रूरल कंज्यूमर्स ट्रेडिशंस को, कस्टम्स को, कल्चर को बहुत ज़्यादा वैल्यू करते हैं। तो हमें कभी भी इनके कल्चर, इनके सोशल कस्टम्स, इनके ट्रेडिशंस, इनके सब कल्चर्स, इनके कास्ट सिस्टम, इनके अगेंस्ट कभी भी नहीं जाना चाहिए। हम कह सकते हैं कि जो रूरल कंज्यूमर्स हैं उनका जो पर्सपेक्टिव है बड़ा ज़्यादा कंजर्वेटिव है। ठीक है, वो इतनी जल्दी इन्फ्लुएंस्ड नहीं होते किसी भी चीज़ से, वो हर चीज़ को अच्छे से परखते हैं। उन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत से पैसा कमाया हुआ है, तो वो ऐसे बिल्कुल वेस्ट नहीं कर देंगे। वो 10 बंदों से पहले सलाह करेंगे, चाहे वो रेफरेंस ग्रुप है, फैमिली है, सोशियबिलिटी में जाके फ्रेंड्स, नेबर्स, रोल मॉडल्स जो उनके वहाँ पर हैं, सोशल क्लास, ये सब फैक्टर्स बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करते हैं जब भी वो पर्टिकुलर चीज़ को बाय करते हैं। सेम वे कल्चर के अंदर भी, कल्चर के अंदर कस्टम्स, जो उनके बिलीव्स हैं, जो उनके ट्रेडिशंस हैं, उन सबको भी वो बहुत ज़्यादा महत्वता, इम्पोर्टेंस देते हैं। हर मतलब सभी चीज़ों के ऊपर है उनका कल्चर। तो वो एक मार्केटियर को कभी भी उनके कल्चर के अगेंस्ट नहीं जाना चाहिए। जो भी वो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रहा है किसी भी पर्टिकुलर रूरल एरिया के लोगों के लिए, तो उसे वहाँ का कल्चर, वहाँ के ट्रेडिशन, वहाँ की वैल्यूज़ को अच्छे से समझना चाहिए
और वो सब चीज़ें इनकलकेट करके ही एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करना चाहिए, तभी वो एक्सेल कर पाएगा रूरल एरिया के अंदर। नेक्स्ट कम्स दी साइकोलॉजिकल फैक्टर्स। साइकोलॉजिकल फैक्टर्स कौन से फैक्टर्स हैं? दे आर रिलेटेड टू द माइंड ऑफ द कस्टमर्स। कंज्यूमर्स, कस्टमर्स के जो माइंड के रिलेटेड फैक्टर्स हैं वो हैं साइकोलॉजिकल फैक्टर्स। साइकोलॉजी जो है रूरल एरिया के लोगों की, किसी भी, चाहे हम अर्बन एरिया की बात करें, हम रूरल एरिया की बात करें, एक पर्सन का माइंडसेट, एक पर्सन की साइकोलॉजी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है एक पर्टिकुलर चीज़ को जब भी हम बाय करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले जो साइकोलॉजिकल फैक्टर है जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है पर्सनालिटी। पर्सनालिटी क्या होती है? वो यूनिक फीचर, ठीक है, एक इंडिविजुअल का जो तो जो पर्सनालिटी होती है, बेसिकली पर्सनालिटी क्या है? इट इज़ द सम टोटल ऑफ यूनिक फीचर ऑफ इंडिविजुअल दैट रिफ्लेक्ट हाउ अ पर्सन रिस्पॉन्ड टू देयर एनवायरनमेंट एंड अदर इंडिविजुअल्स। पर्सनालिटी है वो यूनिक फीचर्स, ठीक है, जो एक इंडिविजुअल के अंदर होते हैं और उन यूनिक फीचर्स की वजह से ही एक पर्सन इन्वायरमेंट में किस तरह से रिस्पॉन्ड करता है, ठीक है, मैं किसी दैट इज़ नोन एज पर्सनालिटी, ठीक है। और आपने अनदर मीनिंग, और अगर लेमन लैंग्वेज में बोले तो इनर एंड आउटर ट्रेट्स ऑफ अ पर्सन, ठीक है। और यूनिक क्यों बोला? क्योंकि हर पर्सन की पर्सनालिटी दूसरे से क्या होती है? डिफ़र करती है, डिफरेंट होती है। मेरी पर्सनालिटी कुछ और होगी, आपकी पर्सनालिटी कुछ और होगी। तो पर्सनालिटी भी क्या करती है? इफ़ेक्ट करती है, ठीक है, हम एक पर्टिकुलर पर्सन की किस तरह की पर्सनालिटी है उसके बाइंग बिहेवियर को इफ़ेक्ट करती है। अब यहाँ पर हम पर्सनालिटी को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। एक है अर्बन एरिया के लोगों की पर्सनालिटी, एक है रूरल एरिया के लोगों की पर्सनालिटी। अगर हम मार्केटियर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो सपोज़ अगर उसको कोई प्रमोशनल सपोज़ एडवर्टाइजमेंट ही उसने बनाई, तो वो एक एडवर्टाइजमेंट अर्बन, और वो मार्केटियर सपोज़ अर्बन एरिया में भी प्रोडक्ट बेच रहा है, वो रूरल एरिया में भी प्रोडक्ट बेच रहा है। सपोज़ उसने एक ऐड बनाई, सपोज़ वो वॉशिंग, जो ये बर्तन धोने के साबुन की ही ऐड थी, और अगर उसके अंदर वो ब्रांड एम्बेसडर एक ही तरह की स्टोरी लाइन लेकर चल रहा है, वो ही अर्बन एरिया के लोगों के लिए, वो ही रूरल एरिया के लोगों के लिए, तो वो कामयाब नहीं हो पाएगा। क्योंकि रूरल एरिया के लोगों को के लिए उनको अलग से उसको स्टोरी लाइन चाहिए, और अर्बन के लिए अलग से, क्योंकि दोनों का माइंडसेट क्या है? डिफरेंट है। अर्बन एरिया के लोगों का जो पर्सपेक्टिव है, पर्सनालिटी है, वो डिफ़र करती है एज़ कम्पेयर्ड विद द रूरल एरियाज़ पीपल। सपोज़ अगर मैं एग्ज़ाम्पल लूँ कि सपोज़ मार्केटियर ने, हमारी एक रिनाउंड एक्ट्रेस हैं जैसे हेमा मालिनी हैं, उनको उसने ऐड में अपॉइंट करके एक डिश वॉशर को प्रमोट करने के लिए उनको ऐड में लिया, एक स्टोरी लाइन क्रिएट करी दैट शी इज़ वॉशिंग दी डिशेस इन दी ऐड। सेम अगर वो ऐड रूरल एरिया के अंदर भी चला रहा है तो उसे कामयाबी नहीं मिलेगी, क्योंकि रूरल एरियाज़ के लोगों के लिए इस बात को डाइजेस्ट करना बड़ा मुश्किल होगा कि एक एक्ट्रेस बर्तन क्या कर रही है? साफ़ कर रही है। एक फेमस बॉलीवुड पर्सनालिटी बर्तन क्या कर रही है? साफ़ कर रही है। तो क्यों? क्योंकि उनका माइंडसेट डिफ़र करता है एज़ कम्पेयर्ड विद द अर्बन एरियाज़ माइंडसेट। तो मार्केटियर को ये सब चीज़ों का क्या रखना चाहिए? ध्यान रखना चाहिए वेन एवर ही इज़ मैन्युफैक्चरिंग एनी सॉर्ट ऑफ प्रोडक्ट फॉर द रूरल एरिया पीपल। नेक्स्ट कम्स दी मोटिवेशन। नेक्स्ट इज मोटिवेशन। मोटिवेशन का मतलब क्या है? कि कोई पर्टिकुलर चीज़ हमें मोटिवेट कर रही है, ठीक है। एक रूरल कंज्यूमर कौन सी चीज़ से मोटिवेट हो सकता है? मार्केटियर को इस चीज़ के बारे में भी नॉलेज होनी बड़ी ज़रूरी है। अगर हम बात करें अर्बन एरिया के लोगों की, तो अर्बन एरिया के लोग चमक धमक ये सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं, मोटिवेट होते हैं, और इन चीज़ों को देखकर ही वो क्या कर लेते हैं? बाय कर लेते हैं। उनके लिए मतलब आप कह लीजिए कि सपोज़ कोई भी प्रोडक्ट है, चाहे उसकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन वो लुक वाइज बहुत ज़्यादा अच्छा है, अट्रैक्टिव है, तो वो बाय कर लेते हैं। बट रूरल एरिया के केस में ऐसा नहीं है।
रूरल एरिया के लोगों के लिए सेफ्टी, वैल्यू, क्वालिटी, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा मायने रखती हैं व्हेन एवर दे आर गोइंग टू बाय अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट। तो मार्केटियर को इन चीज़ों का ध्यान होना चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए कि रूरल एरिया के लोग किस चीज़ से मोटिवेट होकर पर्टिकुलर प्रोडक्ट क्या करते हैं, बाय करते हैं। अगर मार्केटियर को इन चीज़ों की नॉलेज होगी तो वो इन चीज़ों को, इन फोर्सेस को अपने प्रोडक्ट में क्या करेगा, डालेगा। और डालेगा तो वो जो रूरल एरिया के कंज्यूमर्स हैं वो उनकी नीड्स को वो इजीली क्या कर पाएगा, फुलफ़िल कर पाएगा। नेक्स्ट इज़ परसेप्शन। परसेप्शन का मतलब क्या है कि हम किस तरह से परसीव करते हैं किसी भी पर्टिकुलर चीज़ को। तो परसेप्शन रूरल एरिया के लोगों की किस तरह की है, मार्केटियर को इस तरह की भी, इस बारे में भी नॉलेज होनी चाहिए। बेसिकली जो रूरल एरिया के कंज्यूमर्स हैं वो क्वालिटी, प्राइस जो है उन्हें बहुत ज़्यादा क्या करता है, इन्फ्लुएंस करता है। अगर अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट है और प्राइसेस कम है तो वो क्या परसीव करेंगे। वो सपोज़ आपने ऐड दी एक डिश वॉशर की और आपने शो किया कि आपके बर्तन उससे बहुत ज़्यादा चमक भी रहे हैं और उसका प्राइस भी बहुत कम है, तो रूरल कंज्यूमर्स हैं वो क्या हो जाएंगे, उन्होंने उस आपकी ऐड से क्या परसीव किया कि ये प्रोडक्ट क्या है, अच्छा है, ड्यूरेबल है, हम बाय कर सकते हैं। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया कि परसीव क्या किया कि क्वालिटी और प्राइस को देखा कि हाँ क्वालिटी वाइज भी प्रोडक्ट बहुत अच्छा है और प्राइस भी कम है, हमारे बजट में भी है, तो वो क्या कर लेंगे, प्रोडक्ट को बाय कर लेंगे। इस तरह से और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो मार्केटियर को ध्यान में रखने चाहिए व्हेन एवर ही इज़ गोइंग टू मैन्युफैक्चर अ प्रोडक्ट फॉर रूरल एरिया पीपल, कि कौन कौन सी चीज़ें उनको मोटिवेट करती हैं, कैसी पर्सनालिटी है रूरल एरिया के लोगों की और किस तरह से वो पर्टिकुलर चीज़ को परसीव करते हैं। ठीक है, ये सब चीज़ों की भी ध्यान होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मार्केटियर को। नेक्स्ट इज एटीट्यूड एंड बिलीफ। अब एटीट्यूड और बिलीफ भी रूरल कंज्यूमर बिहेवियर को क्या करते हैं, इफ़ेक्ट करते हैं। उनका एटीट्यूड कैसा है, एटीट्यूड का मतलब क्या होता है, नज़रिया आप कह लीजिए किसी भी पर्टिकुलर चीज़ को लेकर। ठीक है, वो कैसा है, वो सब चीज़ें भी क्या करती हैं, उनके बाइंग बिहेवियर को इफ़ेक्ट करती हैं। सपोज़ अगर उनका बिलीफ है रूरल बायर का कि हैवी वॉचेस आर गुड इन क्वालिटी, ड्यूरेबिलिटी एंड रिलायबिलिटी। ठीक है, अब उनका ये चीज़ बन चुकी है, ये नज़रिया बन चुका है, तो आप उस नज़रिए को चेंज नहीं कर सकते। बहुत मुश्किल है किसी भी पर्टिकुलर पर्सन का नज़रिए को बदलना। तो मार्केटियर को इस तरह का ही प्रोडक्ट बनाना, एक हैवी माल, क्योंकि हैवी सामान बनाएगा तो उनके माइंड में पहले से ही एक पिक्चर आप कह लीजिए क्रिएटेड है कि अगर हैवी चीज़ है तो उसकी क्वालिटी भी अच्छी है, वो ड्यूरेबल भी होगा, वो रिलायबल भी होगा। तो ये माइंडसेट उनका पहले से क्या हो चुका है, डेवलप हो चुका है। तो मार्केटियर को इस चीज़ का भी ध्यान रखना चाहिए जब भी वो रूरल एरिया के लोगों के लिए प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रहा है, क्योंकि इन फैक्टर्स को ध्यान में देगा तो तभी वो रूरल कंज्यूमर्स को सेटिस्फाई कर पाएगा। नेक्स्ट जो फैक्टर्स है जिनकी हम बात करेंगे वो है पर्सनल फैक्टर्स। बहुत सारे पर्सनल फैक्टर्स भी हैं जो रूरल बिहेवियर को क्या करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं, जैसे एज या स्टेज इन लाइफ साइकिल, ऑक्यूपेशन, इनकम हो गया, लाइफस्टाइल हो गया रूरल एरिया के लोगों का। तो ये पर्सनल फैक्टर्स भी हैं जो क्या करते हैं, इफ़ेक्ट करते हैं एक बाइंग बिहेवियर को। जैसे मैं आपको अगर एग्जांपल दूँ, एज एंड स्टेजेस ऑफ लाइफ साइकिल। अब एज एंड स्टेजेस ऑफ लाइफ साइकिल मीन्स जो हमारा लाइफ साइकिल है, पहले चाइल्ड, फिर टीन एज, फिर यंगस्टर, फिर मिडल एज, फिर ओल्ड एज, ये लाइफ साइकिल है और इसकी ये स्टेजेस हैं। अब चाइल्ड जो है वो कौन सी एज में काउंट होता है, बिलो 12। तो अगर हम बिलो 12 के जो बच्चे हैं उनके लिए प्रोडक्ट बना रहे हैं तो उनको वो किस चीज़ से ज़्यादा सेटिस्फाई होंगे, जैसे पेंसिल्स होगी, स्लेट्स होगी, इन सब चीज़ों से। तो रूरल मार्केटियर को ये सब फैक्टर्स भी, पर्सनल फैक्टर्स भी ध्यान में रखने चाहिए कि वो कौन सी एज के लोगों के लिए प्रोडक्ट बना रहा है, उस पर्टिकुलर एज के लोगों की क्या नीड्स हो सकती हैं, क्या रिक्वायरमेंट्स हो सकती हैं, इन चीज़ों को भी उसे ध्यान में देना चाहिए।
ये नहीं कि वो सोचा तो उसने है बच्चों के लिए मेरे को प्रोडक्ट बनाना है, लेकिन वो प्रोडक्ट ऐसा बना रहा है जिसका यूज़ सिर्फ यंगस्टर्स कर सकते हैं। तो इस तरह से वो रूरल एरिया के लोगों को बिफुल नहीं कर सकता और ख़ुद ही वो लॉसेस में चला जाएगा। नेक्स्ट इज़ ऑक्यूपेशन एंड इनकम। रूरल एरिया के लोगों की किस तरह की ऑक्यूपेशन है, किस तरह की इनकम है, इन चीज़ों को भी एक मार्केटियर को ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें बाइंग बिहेवियर जो है कंज्यूमर्स का, रूरल एरिया कंज्यूमर्स का, उसको क्या करेगा, इफ़ेक्ट करेगा। नेक्स्ट इज़ लाइफस्टाइल। लाइफस्टाइल भी क्या करती है, इफ़ेक्ट करती है रूरल एरिया के लोगों का, किस तरह का रहन सहन है, ठीक है, किस तरह के उनको प्रोडक्ट्स वो चाहते हैं उन्हें मिले, ठीक है, ये सब चीज़ें क्या करेंगी, इफ़ेक्ट करेंगी, ठीक है, इफ़ेक्ट करती हैं उनके बाइंग बिहेवियर में। कोई भी उन्होंने परचेज डिसीज़न लेना है तो ये सब फैक्टर्स क्या करते हैं, इफ़ेक्ट करते हैं। तो मार्केटियर को इनकी अच्छे से नॉलेज होनी क्या है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट कम्स दी पॉलिटिकल फैक्टर्स एंड टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स। पॉलिटिकल फैक्टर्स भी रूरल बिहेवियर को, बाइंग को क्या करते हैं, इफ़ेक्ट करते हैं। अगर हम पास्ट ईरा में देखें तो रूरल पॉलिटिकल फैक्टर्स ने भी, जैसे हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, ठीक है, गवर्नमेंट्स हैं, उन्होंने किसी ना किसी तरीके से हमारे रूरल एरिया के लोगों के ऊपर प्रभाव डाला है। अगर हम देखें, अब हमारे पॉलिटिकल पार्टीज़ को भी पता है कि हमारा जो इंडिया है उसके अंदर रूरल पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो मतलब बहुत ज़्यादा वोट्स उन्हें मिलेंगी, तो वोट्स मिलेंगी तो वो रूरल एरियाज़ को भी क्या करते हैं, वहाँ तक पहुँचते हैं, उनको समझाते हैं कि अगर आप हमारी पार्टी को जितवाओगे तो हम आपके लिए ये पर्टिकुलर काम करेंगे, और वो करते भी हैं। अब जैसे कोई भी पार्टी आती है तो रूरल एरिया के लोगों के लिए स्पेशल स्कीम्स वगैरह चलाती हैं, तो जिसकी वजह से जो रूरल एरिया के लोगों की है, पास्ट डिकेड्स की बात करें तो करंटली उनकी इनकम इंक्रीज़ हुई है, इंफ्रास्ट्रक्चर में भी बहुत ज़्यादा सुधार हुआ है। तो ये सब चीज़ें क्या कर रही हैं, उनके बाइंग बिहेवियर में एक चेंज लेकर आ रही हैं। तो मार्केटियर को इन सब चीज़ों को भी अच्छे से स्टडी करना चाहिए। लास्ट फैक्टर जो रूरल कंज्यूमर बिहेवियर को क्या करता है, इफ़ेक्ट करता है, वो क्या है, टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स। अब टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स डे बाय डे होती जा रही हैं, और रूरल एरिया के जो लोग हैं डे बाय डे लिटरेट होते जा रहे हैं। इलिटरेसी रेट डे बाय डे डिक्रीज़ हो रहा है, और लिटरेसी रेट डे बाय डे क्या होता जा रहा है, इंक्रीज़ होता जा रहा है। तो टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स जो आ रही हैं, उनको रूरल एरिया के लोग ईज़िली अडॉप्ट कर रहे हैं। तो मार्केटियर्स के लिए भी बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी इस तरह से जनरेट होती जा रही हैं। अब रूरल एरियाज़ की नीड भी अर्बन एरिया के लोगों के हिसाब से आप कह लीजिए मैच होनी स्टार्ट हो गई हैं। तो ये एक तरह की क्या है, बहुत अच्छी खबर है मार्केटियर्स के लिए, कि ज़्यादा से ज़्यादा मार्केटियर्स के लिए भी इवेन्यूज़ जो हैं रूरल एरियाज़ के, वो खुलते जा रहे हैं। तो मार्केटियर्स को ये सब चीज़ों की भी स्टडी करनी ज़रूरी है कि किस तरह से टेक्नोलॉजी ने रूरल एरिया के लोगों के बाइंग बिहेवियर में प्रभाव डाला है। तो अगर वो इन सब चीज़ों की अच्छे से स्टडी कर लेगा और उसके हिसाब से ही प्रोडक्ट को चूज़ करेगा कि कौन सा प्रोडक्ट उसे बनाना चाहिए, किस तरह से उसे बाज़ार रूरल एरिया मार्केट में बेचना चाहिए, तो तभी वो रूरल एरिया में अच्छे से क्या कर पाएगा, आप कह लीजिए कैप्चर कर पाएगा मैक्सिमम से मैक्सिमम एरिया को। ठीक है, ये तो थे फैक्टर्स जो क्या थे, फोर्सेस कह लीजिए, डिटर्मिनेंट्स कह लीजिए रूरल कंज्यूमर बिहेवियर के। नाउ वी विल स्टडी कि हमें रूरल कंज्यूमर, क्या क्या कारण है कि हमें रूरल कंज्यूमर बिहेवियर को स्टडी करना चाहिए। सबसे पहला जो कारण है दैट इज़ ह्यूज पोटेंशियल। ह्यूज पोटेंशियल में क्या है कि हमारा जो मैक्सिमम एरिया है इंडिया की कंट्री का मैक्सिमम जो पॉपुलेशन है वो रूरल एरियाज़ में ही रहता है। तो इस वजह से वहाँ पर जो कस्टमर्स का नंबर है वो बहुत ज़्यादा है, और अगर एक मार्केटियर ने अच्छे से रूरल मार्केट को स्टडी कर लिया, रूरल कंज्यूमर को पढ़ लिया, तो वो मैक्सिमम एरिया क्या कर सकता है, कैप्चर कर सकता है। मैक्सिमम एरिया कैप्चर
कर लिया तो अपनी प्रॉफिटेबिलिटी के लेवल को वो क्या कर सकता है, इंक्रीज़ कर सकता है। नेक्स्ट वो ही है लार्ज मार्केट है, क्योंकि मैक्सिमम पॉपुलेशन क्या है, रूरल एरिया से ही बनी हुई है इंडिया की। नेक्स्ट इज़ ग्रोइंग इनकम लेवल ऑफ कंज्यूमर्स। पॉलिटिकल इंटरफेरेंस की वजह से बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट ने रूरल एरिया के लोगों के लिए स्कीम्स चलाई हैं। ऑक्यूपेशन पैटर्न में भी चेंजेस आ रहे हैं, लिटरेसी रेट इंक्रीज़ होता जा रहा है, जिसकी वजह से रूरल कंज्यूमर्स की जो इनकम है उसमें भी बहुत ज़्यादा उछाल आया है। नेक्स्ट इज़ सैचुरेशन ऑफ अर्बन मार्केट। अर्बन मार्केट सैचुरेटेड पॉइंट तक पहुंचने वाली है या पहुंच चुकी है, इसलिए मार्केटियर्स को अब शिफ्ट होना चाहिए रूरल मार्केट्स के अंदर, क्योंकि वहाँ पर भी मैक्सिमम कंज्यूमर्स अवेलेबल है जिनको वो इजीली कैप्चर कर सकते हैं। और लास्ट इज़ इंक्रीजिंग परचेजिंग पावर ऑफ द रूरल कंज्यूमर। परचेजिंग पावर, बाइंग पावर रूरल कंज्यूमर्स की इंक्रीज़ होती जा रही है, क्योंकि उनकी जो इनकम है वो ग्रो कर रही है। इसलिए मार्केटियर्स के लिए ये एक बहुत फ़ायदे का सौदा साबित हो सकता है अगर वो रूरल मार्केट के अंदर प्रोडक्ट्स बेचने जाते हैं। बट अगर किसी चीज़ के प्रॉज हैं तो कॉन्स भी हैं। अब हम पढ़ेंगे कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं रूरल कंज्यूमर बिहेवियर को स्टडी करने में। तो नेक्स्ट इज़ प्रॉब्लम्स को अब हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है लार्ज इंडियन रूरल पॉपुलेशन। एक तरफ तो हमने बात की थी कि रूरल पॉपुलेशन बहुत लार्ज है तो फ़ायदे का सौदा भी साबित हो सकती है, लेकिन लार्ज के साथ साथ डाइवर्सिटी भी बहुत ज़्यादा है। ये नहीं कि हम बोलेंगे कि एक ही कल्चर के लोग रह रहे हैं, नो, हर एरिया के अंदर अपने वैल्यूज़ हैं, अपने बिलीव्स हैं, अपने कस्टम्स हैं। और जब हमने फैक्टर्स की बात की थी तो कल्चर फैक्टर्स का बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल है बाइंग बिहेवियर के अंदर, क्योंकि उस टाइम पर मैंने एक बात बोली थी कि जो रूरल कंज्यूमर्स हैं दे आर कंजर्वेटिव इन नेचर। वो रूढ़िवादिक, आप कह लीजिए कि रूढ़िवादिक सोच के हैं, वो कभी भी अपने कस्टम्स को, अपने बिलीव्स के अगेंस्ट, अपने ट्रेडिशंस के अगेंस्ट कभी नहीं जाएंगे। नेक्स्ट इज़ ह्यूज डाइवर्सिटी। वही है, डाइवर्स कल्चर बहुत ज़्यादा है तो हर कल्चर को स्टडी करना भी इजी टास्क नहीं है। नेक्स्ट इज़ लिटरेसी प्रॉब्लम इन कंज्यूमर्स, रूरल कंज्यूमर्स। हम बात कर रहे हैं कि जो रूरल पॉपुलेशन है और लिटरेसी प्रॉब्लम्स भी बहुत ज़्यादा है रूरल कंज्यूमर में। अगर हम बात करें, नो डाउट लिटरेसी रेट हैज़ बीन इंक्रीज बट नॉट अप टू दैट लेवल। अभी भी बहुत ज़्यादा रूरल पॉपुलेशन इलिटरेट है, और लैक ऑफ अवेयरनेस ड्यू टू इलिटरेसी रेट, इलिटरेसी की वजह से अभी भी लोगों में इतनी ज़्यादा जागरूकता नहीं है। तो ये थी प्रॉब्लम्स रूरल कंज्यूमर बिहेवियर को स्टडी करने में आती। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन, हैप्पी लर्निंग एंड कीप रिवाइजिंग।